Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is a class for student of BCom semester 3 CBCS and subject is company law. In the last class, I have started with unit 1, that is introduction. So this unit carries 15 marks out of 75 marks. कि अगर आपका पेपर 75 marks का आता है, तो there are total 5 units in the subject and each unit carries almost equal marks. So this unit carries almost 15 marks if your paper is of 75 marks. अगर आपका पेपर 100 नंबर का आता है तो इस यूनिट की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की हो जाएगी. तो एक बार मैं आपको सिलेबस दोबारा बता रही हूँ. इस यूनिट का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था दैट वाज द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. फिर है इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ जिसमें है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, देन NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, फिर स्पेशल कोड्स. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उनके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, dormant company and producer company, association not for profit, illegal association. After that we will study about the formation of a company कि कोई भी कंपनी को incorporate किया जाता है, फॉर्म किया जाता है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. Then about the promoters, their legal position, pre-incorporation contract and online registration of company. These are the various topics in the Unit 1 that we need to study. And the books recommended, इसके लिए आप कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं? तो इसमें आप यूज कर सकते हैं अनिल कुमार सर की कॉर्पोरेट लॉज, टैक्समैन से ये बुक आती है, अनिल कुमार ऑथर है इसके. दूसरी बुक आप यूज कर सकते हैं कंपनी लॉज बाय रीना चड्डा एंड एस चड्डा, और एक है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ बाय भूषण भारत कपूर ND अब्बी रजनी. So these are the various books that you can recommend for this subject. In the last class, I have discussed the meaning of the company. Company क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कंपनीज एक्ट के अंदर, वो कोई भी कंपनीज एक्ट हो सकता है, आपका कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956, किसी भी एक्ट के अंदर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि उसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है. कंपनी को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है बाय फॉलोइंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन. देयर आर लॉज अंडर विच कंपनी हैज बीन क्रिएटेड. और पर्सन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पास वो सब राइट्स होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होते हैं. एवरी कंपनी इज कैरिंग दी डिफरेंट राइट्स, so that's why it is an artificial person created by law. It has a separate entity. सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. कि कोई भी कंपनी है उसमें उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज होते हैं. तो कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर मेंबर्स. कंपनी की एक अपनी एग्जिस्टेंस होती है विद परपीचुअल सक्सेशन. परपीचुअल सक्सेशन मतलब हैविंग लॉन्ग लाइफ, कि इसमें जो भी इसके मेंबर्स हैं दैट कैन कम दैट कैन गो, बट द कंपनी विल रिमेन देयर. कंपनी वहीं एग्जिस्ट करेगी. मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इट हैज अ कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब कि यहाँ पर हमने जब कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बताया है तो मतलब कंपनी कैन इटसेल्फ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कंपनी के साथ किया जाता है, उसके मेंबर्स के साथ नहीं किया जाता है. तो वहां पर उनको सिग्नेचर करने होते हैं, बट बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी कैन नॉट साइन. तो टू रिप्लेस दैट सिग्नेचर इट हैज अ सील, जो हम स्टैंप कहते हैं कि कंपनी के नाम की स्टैंप होती है जो वहां पर लगाई जाती है. जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो कंपनी की जगह उसकी स्टैंप लगाई जाती है, और कोई भी 2 डायरेक्टर उसको साइन अगर कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाउंड हो जाता है. कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि उस पर कंपनी के नाम की सील लग गई और 2 डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूव कर दिया.
उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो है इसकी, परपीचुअल एग्जिस्टेंस या परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी की बात हो रही है दैट इज रिगार्डिंग दी members. Then the transferability of shares. These were the various characteristics. Then we have started with the types of company. There are various types of company, जिसमें first था private company, public company, government company, holding and subsidiary company, foreign company, one person company, small company, and associate company. Now today I have to start with the next type of company, that is dormant company. तो dormant company कौन सी होती है? A company which is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. तो कोई भी कंपनी जो एक एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म की गई है, रजिस्टर की गई है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब एट प्रेजेंट उसका अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, बट किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनी स्टैब्लिश की गई है। अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे हम कोविड अभी चल रहा है तो उसकी वैक्सीनेशन की बात चल रही है, तो कंपनी वहां पर क्रिएट की गई कि अब ये कंपनी क्रिएटेड है कि फ्यूचर में जो भी वैक्सीन बनेगी तो इस कंपनी के थ्रू वो वाली वैक्सीन बेची जाएगी। कुछ तो करंट कंपनीज वहां पर लगी हुई हैं वैक्सीन बनाने में, कुछ नई कंपनी भी वहां पे फॉर्म की जा सकती हैं कि इन फ्यूचर जब भी हम कोरोना वैक्सीन बना लेंगे तो हम इसको फ्यूचर में बेचना शुरू करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, बट द कंपनी हैज बीन क्रिएटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आने वाले सालों में होगा, उसके लिए वो कंपनी क्रिएट की गई है। या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, उसके पास एसेट है, सब कुछ है, बट अभी तक उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एज सच नहीं हुई है। सच अ कंपनी, वो कंपनी या फिर एक इनएक्टिव कंपनी जो है, इनएक्टिव कंपनी जो प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली एक्टिव नहीं है। इनएक्टिव क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। They make an application to the registrar for obtaining the status of dormant company. तो वो जो रजिस्ट्रार है उनके पास एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एस्टैब्लिश की जाती है या फिर उनकी अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो कंपनी खुद रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देती है कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जाए। फिर अभी हमने पढ़ा था इनएक्टिव कंपनी। तो इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, जिसने पिछले 2 सालों में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या कोई भी ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं किया, इट्स नॉट वर्किंग, तो वो हमारी इनएक्टिव कंपनी बोली जाती है। या फिर इट हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कि उनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब एक रीजनेबल अमाउंट के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होने चाहिए। जो एक कंपनी है तो उसका कुछ प्रॉपर टर्नओवर होना चाहिए या ऐसे कुछ होना चाहिए, तो अगर वो ट्रांजैक्शन उसके लास्ट 2 ईयर्स में नहीं है तो वो एक इनएक्टिव कंपनी मानी जाती है। या फिर इट हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर उस कंपनी ने पिछले 2 सालों में प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं, क्योंकि कंपनी है तो उनको प्रॉपर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट करनी होती हैं। तो अगर उन्होंने वो टाइमली अपनी सबमिट नहीं की हुई है, फाइल नहीं किया हुआ है, तो उस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोला जाता है। A dormant company may become an active company by submitting an application accompanied by such documents and fees as may be prescribed. तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जो भी ये तो कंपनी थी उसको अपनी मर्जी से उन्होंने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिलवाया था, तो वो जब चाहे उसको एक एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है? उन्होंने जैसे
डॉर्मेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो उसको वापस एक्टिव कराने के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वहाँ पे कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या कि अब वो एक एक्टिव कंपनी है, उनके पास सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उनकी अब हो रखी है, तो उसके प्रूफ्स लगाने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की है, वो साथ में पेपर्स लगाएंगे और जो भी फीस रिक्वायर्ड होगी, जो भी फीस उस टाइम प्रिस्क्राइब्ड होगी, वो फीस उनको साथ में सबमिट करेंगे, then the dormant company will become an active company. Now the next is association not for profit or licensed company under section 8. तो ये जो था इसका नाम पहले जैसे आपने सुना भी होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो आप चैप्टर में पढ़ते हो एनपीओ, तो दीज आर दोज कंपनीज which are established for not making profit. These are established for charitable purpose. तो ये क्या है, where to the satisfaction of the central government an association is about to be formed as a limited company for promoting commerce, art, science, religion, charity or any other useful object. तो अगर कोई भी कंपनी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ ये वाली जो कंपनी, ये वाली जो एसोसिएशन बनी है, इसका जो पर्पस है वो ये फॉलोइंग जो हमारे डिपार्टमेंट्स है कि कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी, इन सबको प्रमोट करना है, इस पर्पस से बनाई गई है। और इसका जो पर्पस है वो प्रॉफिट बनाना नहीं है, इट इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। तो ज्यादातर कंपनी क्या करती हैं कि उनका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उनको रिजर्व रखना होता है रिजर्व रखते हैं, उसके बाद जो उनका सरप्लस प्रॉफिट होता है वो अपने जो भी उनके शेयर होल्डर्स होते हैं एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या करती है, इनके पास जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स कैसे आते हैं कि अगर ये कोई भी चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनसे जो भी इनकम होती है, देन दे यूज दैट इनकम फॉर प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, कि अपने ही जो उनके बेसिक एरियाज हैं उन्हीं को प्रमोट करने के लिए उस इनकम को यूज करते हैं और उसको वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो वहां पर जब द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लाइसेंस डायरेक्ट दैट द एसोसिएशन में बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी with limited liability without the addition of its name of the word limited or the words private limited. तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि दे कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। उससे पहले वो सिर्फ एक एसोसिएशन होती है, ठीक है। बट अगर सरकार उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है, इज प्रमोटिंग द रिलीजन, कि लाइक कोई मंदिर वंदिर है या कोई भी ऐसी ट्रस्ट है, ट्रस्ट कहीं बना देते हैं जो कई चीजों को प्रमोट कर रही होती है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, लोगों को चैरिटी के लिए काम कर रही होती हैं, तो उस केस में उनको एज अ कंपनी रजिस्टर करने की सरकार परमिशन दे देती है। और उनके लिए क्या है कि उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रखती है और उनको अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है देन दे मस्ट ऐड प्राइवेट इन देयर नेम्स, ठीक है। बट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ऐसा कुछ भी अपने नाम के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। The license may at any time be revoked by the central government, and upon revocation, the bodies shall cease to enjoy the exemption granted by this section. But अगर सरकार चाहे तो किसी भी टाइम अपना जो उन्होंने वो परमिशन दी है, लाइसेंस ग्रांट किया है, उसको कभी भी रिवोक कर सकती है, उसको कभी भी वापस ले सकती है। कि अगर कभी सरकार को ये फील होता है कि ये जो एसोसिएशन है नाउ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्रॉपर काम नहीं कर रही है और इसका मोटिव अब जो है अपने लिए प्रॉफिट बनाना हो गया है, या वो और भी उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, तो सरकार जब चाहे अपना जो लाइसेंस है वो उससे वापस ले सकती है। और जैसे ही उसका लाइसेंस वापस लिया जाएगा तो वहां पर दैट सीज टू एंजॉय द एग्जेम्पशन, तो सेक्शन 8 के अंदर उसको जो भी एग्जेम्पशन मिल रही थी कंपनी को, वो सारी एग्जेम्पशन उसको मिलनी बंद हो जाएंगी at the time when the central government revoke that license.
These associations are not required to have a minimum paid up capital as required for companies. तो बाकी कंपनीज जो थी उनकी कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है कि हर एक कंपनी को मिनिमम इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतनी कैपिटल दिखानी पड़ेगी, तभी वो एज अ कंपनी रजिस्टर होगी. बट जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है उनके लिए कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो जितने मर्जी अमाउंट के साथ चाहे उतने अमाउंट के साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं. This is association not for profit. Now next is illegal association under section 464. सेक्शन में आपको दोबारा बता रही हूँ, अगर आप सेक्शन लिखें तो ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको गलत नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि लिखने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. बट अगर आप नहीं लिखोगे, अगर आप गलत लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट जरूर हो जाएंगे. लिखने पे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना लिखने पे मार्क्स कटेंगे भी नहीं, बट गलत लिखने पे मार्क्स कटेंगे. तो इफ यू आर श्योर कि आपने सेक्शन सही से याद किया है तभी आप सेक्शन लिखिए, नहीं तो आप सेक्शन मत लिखना. Now illegal association. An association will be termed as an illegal association when association consists of more than 50 members. तो कोई भी एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन कब बोला जा रहा है? अगर उसमें जो मेंबर्स की लिमिट है वो 50 से ज्यादा हो जाती है, या फिर द एसोसिएशन इज फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. तो अगर उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, and the company is not, the association is not registered as a company under the Companies Act or not formed according to provision of some Indian law. और अगर वो एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं है तो उसको हम इलीगल एसोसिएशन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर जो लिमिट है, अगर हम कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो वो एक कंपनी नहीं मानी जाएगी. और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें भी लिमिट होती है कि हम कहें कि दिस इज अ पार्टनरशिप एसोसिएशन, तो उसमें भी लिमिट होती है मेंबर्स की. इफ इट इज एक्सीडिंग दैट लिमिट देन इट विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन. द प्रोविजंस ऑफ इलीगल एसोसिएशन आर नॉट एप्लीकेबल टू. तो ये जो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़े हैं जिनको हम कह रहे हैं कि अगर ये चीजें होती हैं तो हम इलीगल एसोसिएशन मानेंगे, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि लाइक जॉइंट हिंदू फैमिली, कि उसमें क्या होता है कि पूरा परिवार जो है, एक पूरी फैमिली अपने फैमिली बिजनेस में लगी हुई होती है, तो दैट कैन एक्सीड द 50 मेंबर्स. उस केस में उनकी जो मेंबर लिमिट है अगर वो 50 से ज्यादा भी हो जाती है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द इलीगल एसोसिएशन. उसको इलीगल एसोसिएशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जॉइंट हिंदू फैमिली है और उसमें फैमिली बिजनेस वो लोग रन कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली एक बिजनेस में लगी हुई है. तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 50 मेंबर्स, तो इसमें वो हो सकते हैं, तो इसलिए ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता. Associations or partnership if it is formed by professional who are governed by special acts. तो अगर कोई भी एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है किसी प्रोफेशनल्स ने फॉर्म की है किसी स्पेशल एक्ट के अंडर, तो उसको इलीगल एसोसिएशन नहीं बोलेंगे. फाइन. Every member of an illegal association shall be personally liable for all the liabilities incurred by such business. तो illegal association में जितने भी members हैं वो वहां पर कंपनी की अपने बिजनेस की लाइबिलिटी के लिए पर्सनल लाइबल होते हैं. कंपनीज के केस में क्या होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना उनका अनपेड अमाउंट है, कि 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए दे चुके हैं, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनकी सिर्फ 2 रुपए पर शेयर की लाइबिलिटी बचेगी. बट इन केस ऑफ इलीगल एसोसिएशन दे आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज, कि उनके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए. Every member of an illegal association shall be punishable with a fine which may extend to ₹1 lakh. तो इलीगल एसोसिएशन के जो भी मेंबर हैं अगर वहां पर वो किसी चीज में गिल्टी पाए जाते हैं तो उनकी जो पनिश किया जाएगा, फाइन चार्ज किया जा सकता है 1 लाख रुपीस तक का. तो वो डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाख रुपए तक का उनके ऊपर फाइन लग सकता है. तो दिस इज इलीगल एसोसिएशन. अगर आपको अभी तक जो पढ़ा है कोई भी डाउट है तो आप प्लीज QA टैब में अपने डाउट्स लिखिए. आई विल गो थ्रू द टैब, आई विल चेक योर डाउट्स एंड डेफिनेटली विल क्लियर इट आउट. नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कंपनी.
Producer company under section 581A subsection 1. So it means a body corporate having objects or activities specified in section 581B and registered as producer company under this act. तो producer company कौन होगी? कोई भी company या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके एक्टिविटीज जो हैं, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, विच इज अंडर सेक्शन 581B, वहां पर कुछ लिस्टेड है एक्टिविटीज। तो कोई भी कंपनी अगर उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और एज अ प्रोड्यूसर कंपनी उसने आपको रजिस्टर कराया हुआ है, तो उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। It deals primarily with the produce of its active members for carrying out any of its specified objects. तो इसमें क्या है, कौन सी कंपनीज होती हैं जिसमें इसके जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वहां पर सेल्फ रिलायंट वो लोग होते हैं कि अपने आप मेंबर्स कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि अपने बिजनेस को कैरी ऑन करें। तो उन ऑफ इट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट जो भी उन्होंने लिया है, जो हमने 581B बोला है, उसके अंदर कुछ लिस्टेड एक्टिविटीज हैं, तो वो एक्टिव मेंबर्स खुद उस प्रोड्यूस में इन्वॉल्व होते हैं। Producer company is based on the cooperative principle of patronage, mutual assistance and limited return. तो ये जो members होते हैं ये इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। म्यूचुअल असिस्टेंस की मिलके एक दूसरे के साथ काम करना, कि एक दूसरे के लाइक बेनिफिट के बारे में सोचना, लिमिटेड रिटर्न कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लिमिटेड रिटर्न के ऊपर काम करते हैं, और पैट्रोनेज की जो भी अपना काम है उसको वो कैरी ऑन करे जा रहे हैं। A producer company may be formed by any 10 or more individuals, each of them being a producer. तो कौन फॉर्म कर सकता है? 10 या उससे ज्यादा लोग जो खुद एक प्रोड्यूसर हों। कि इसमें हम अभी पढ़ेंगे एक्टिविटीज लाइक इसमें हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, कि लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ही जैसे खेत है तो खेत पे कई लोग एक साथ लगे हुए हैं, तो वो इनकी एक प्रोड्यूसर कंपनी की तरह उसको वो रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर जैसे ट्यूशंस पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन में 10 से ज्यादा लोग मिलके वहां पर लगे हुए हैं, तो वहां पर वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? दे आर डूइंग एक्टिविटी बाय देमसेल्व्स, अपने आप एक्टिव कुछ कर रहे हैं और उससे उनको रिटर्न मिल रहा है। तो 10 या उससे ज्यादा इंडिविजुअल और ईच ऑफ देम बीइंग अ प्रोड्यूसर, और एनी 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन। अगर 2 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन मिलके चाहे तो वो एक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, या फिर a combination of 10 or more individuals and producer institution। तो ये जो है ये मिलके एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, प्रोड्यूसर कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है? 10 या उससे ज्यादा लोग जो खुद प्रोड्यूसर्स हों, या फिर 2 प्रोड्यूसर्स इंस्टीट्यूशंस जो मिलके एक वहां पर कंपनी फॉर्म कर दें, या फिर 10 या उससे ज्यादा लोग और एक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलके एक कंपनी को फॉर्म करें। The last word of the name of such company shall be producer company limited। तो अगर कोई प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसको अपने नाम के साथ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भी ऐड करना होगा। जैसे प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, तो ऐसे प्रोड्यूसर कंपनी अपने नाम के साथ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाती है। The objects of producer company relate to all or any of the following। तो जो हम बात कर रहे थे कि कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज हैं जिसमें इन्वॉल्व वो होके और किसी में भी उनका प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर बन सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट। तो ये आपके प्राइमरी गुड्स से रिलेटेड है कि अगर वो प्राइमरी गुड्स वहां पर कुछ भी हैं तो उसके अंदर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है। या फिर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स की उसके मेंबर्स ने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया उसके प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो वो लोग कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डूइंग एक्टिविटीज हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स, जो हमने अभी बताया था। रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये सारे वो काम है जो इंडिविजुअल्स खुद करते हैं, वहां पे वो मेंबर खुद इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस, promoting techniques of mutuality and mutual assistance। So these are the various activities या objects जिनको हम बोले that comes under producer company। कि कोई भी producer company इनमें से किसी भी
एक्टिविटी को एज एन ऑब्जेक्ट लेके अपना कंपनी फॉर्म कर सकती है. These are the various types of company या various kinds of company. I hope everything is clear till now. If you have any doubt, please ask in QA tab. Now, after the kinds of companies, the next topic is formation of company. तो देर आर टू प्रिंसिपल स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो जब भी कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उसमें उसकी प्राइमरीली टू स्टेजेस होती हैं जिनको उस पर जाना होता है. पहला होता है प्रमोशन और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन. तो प्रमोशन क्या होता है? कंसीविंग एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी टू डू अ बिजनेस एंड वर्किंग ऑन दैट आइडिया बाय प्रमोटर. तो सबसे पहले होता है प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब कि सबसे पहले एक आइडिया दिमाग में आता है कि हमें किस चीज के ऊपर कंपनी ये इस्टेब्लिश करनी है. कि लाइक कोई है कि वो सोच रहा है कि हमारे यहाँ पे इस चीज की कमी है, देन आई शुड स्टार्ट ऑफ दिस. तो वो एक आइडिया वहाँ पे जन्म लेता है. तो सबसे पहले एक आइडिया का आना कि हमें इस तरीके की एक कंपनी चाहिए. जैसे अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप की, तो उसका क्या था, उसका आइडिया किसने कंसीव किया था? अंबानी फैमिली ने. ठीक है, अंबानी फैमिली ने उसका आइडिया कंसीव किया था. तो सबसे पहले एक आइडिया आता है दिमाग में कि ये वाली एक प्रॉब्लम चल रही है, इसको दूर करने के लिए हमें कुछ करना है. देन वर्किंग ऑन दैट आइडिया बाय प्रमोटर. तो फिर उस आइडिया के ऊपर काम करना कि हम कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे कैसे हम एक कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो दिस ऑल थिंग इज डन बाय द प्रमोटर. तो ये जो प्रमोशन का काम होता है, आइडिया कंसीव करना, उसके ऊपर फिर एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना, तो ये सारा काम एक प्रमोटर करता है. सेकेंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन. तो जब एक आइडिया दिमाग में आ गया कि एक कंपनी बनानी है, तो फिर होता है उसको इनकॉर्पोरेट करना. इनकॉर्पोरेट करना मतलब उसको एग्जिस्टेंस में लाना है, एक कंपनी खड़ी करना, उसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. तो इनकॉर्पोरेशन brings a company into existence as a separate corporate entity. This is one of the feature of the company. कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी तो वो एक सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह आएगी. A company may be formed for any lawful purpose by specified number of persons as public, private, or one-person company by subscribing their names to a memorandum and complying with the requirements of this act in respect of registration. तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि उस कंपनी को फॉर्म करना फॉर एनी लॉफुल पर्पस जिसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ कंपनी शुरू की जा सकती है. जैसे प्राइवेट कंपनी की बात करें तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2, कि 2 लोगों के साथ एक प्राइवेट कंपनी शुरू की जा सकती है. या पब्लिक कंपनी की बात करें तो अगर वो 7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो 7 लोग मिलकर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. या 1 पर्सन कंपनी, उसमें तो एक सिंगल मेंबर चाहिए, दैट पर्सन ओनली कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. ठीक है, तो उसमें स्पेसिफाइड नंबर्स कि इतने नंबर्स के साथ भी, इतने मेंबर्स के साथ भी कंपनी को वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम. तो जो भी वो लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो अपना नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम वो सब्सक्राइब कराते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन की, उनको सबको वो फुलफिल करते हैं. तो उनकी एक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है. ठीक है, तो उसके लिए पहले कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए जो कंपनी शुरू करें एज पर गिवन बाय द लॉ. उसके हिसाब से अपना नाम मेमोरेंडम में छपवा के और फिर सारी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करके दे कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. 2 स्टेजेस हैं. प्रमोशन, जहां पर आइडिया एक किसी के दिमाग में जन्म लेता है कि हमें इस चीज के ऊपर एक कंपनी को बनाना है, और जब वो एक उस पर सोच लेता है, उस आइडिया के ऊपर काम कर लेता है कि उसको क्या क्या कैसे कैसे करना है, तब फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उसका इनकॉर्पोरेशन का, उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोटर. तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर इज बेसिकली जिसका द मेन पर्सन, जहां पर आइडिया जन्म लेता है, जहां से वो हमारी कंपनी का जो पार्ट है वो शुरू होता है. He is a person who conceives the idea of starting a business, plans the formation of company and actually brings it into existence. So he is the father of the company, we can say, क्योंकि यहीं से एक कंपनी को या बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आया, फिर उसके कैसे फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके बारे में पूरी प्लानिंग की, और फिर एक्चुअली उसको एग्जिस्टेंस में लाना, मतलब कि सारी
फॉर्मेलिटीज पूरी करना कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल करके कंपनी को एस्टैब्लिश करना, ये सारा काम प्रमोटर करता है। Palmer has given a detailed definition of promoter which also describes various functions of promoter. तो ये जो promoter है इसके जो Palmer है उसने अपनी definition में ये बताया है कि कोई भी promoter के क्या-क्या basic functions होते हैं। तो according to Palmer, a promoter is a person who originates a scheme for the formation of the company. तो promoter वो person है जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का ओरिजिनेशन बेसिकली वहीं से उसी के पास से निकल के आता है। हैज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड, प्रमोटर ही जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करता है। ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका भी डिटेल में भी आएगा आगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनके जो है बेसिकली इंटरनल अफेयर्स होते हैं कि इंटरनली वो अपनी कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉलो करेंगे, क्या करना होगा, वो सारा वो आर्टिकल्स में प्रोवाइड करते हैं। और मेमोरेंडम जो होता है वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको जो प्रिपेयर करता है वो प्रमोटर प्रिपेयर करता है। एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड, एग्जीक्यूट करता है अपने आइडिया को, कंपनी को रजिस्टर कराता है। एंड फाइंड्स द फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स को फाइंड करता है। सेटल्स द टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोस्पेक्टस and make arrangements for advertising and circulating the prospectus and placing the capital. तो ये सारे काम उसके हैं कि जो भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पढ़ेंगे आगे कि कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कंपनी के साथ वो हमारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइम क्योंकि सिर्फ प्रमोटर बेसिक एक पर्सन होता है वहां पे जो उस काम को कर रहा होता है, तो ही हिमसेल्फ मैनेजिंग these contracts, preliminary contracts. तो prospectus को देखना, preliminary contracts को देखना और उसके लिए advertising करना, तो ये सारा काम जो है ये promoter का होता है। तो ये these are the various functions of promoter as well. According to section 2 subsection 69 of Companies Act 2013, the term who is the promoter, basically promoter is a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to it in section 92. तो कंपनीज एक्ट 2013 के इस सेक्शन में प्रमोटर को प्रमोटर किसको बताया कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में भी आता है कि प्रमोटर, और कंपनी की है तो उसमें सेक्शन 92 के अंदर भी प्रमोटर का नाम जो भी मेंशन होता है वो हमारा प्रमोटर होता है। Who has the control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. तो और प्रमोटर कौन है? जो भी कंपनीज के अफेयर को कंट्रोल करता है कि जो भी उसका कामकाज बेसिकली ओवरऑल लुक आफ्टर कर रहा है वो डायरेक्टली भी कर सकता है या इनडायरेक्टली भी कर सकता है। ठीक है, वो एज अ शेयर होल्डर की प्रमोटर तो है पर अपने शेयर्स भी अगर कंपनी में खरीद लेता है तो वो शेयर होल्डर बन जाता है या डायरेक्टर बन जाता है, या एज अ प्रमोटर भी ही कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। जिसकी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना काम करते हैं, अपने एक्शंस, डिसीजंस लेते हैं, वो हमारा प्रमोटर होता है। This shall, however, not apply to a person who is merely in professional capacity. But अगर किसी को प्रोफेशनली हायर किया हुआ है कि लाइक कोई एडवाइजर कंपनी में अपॉइंट किया हुआ है जिसकी सलाह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी आगे डिसाइड करते हैं, तो वो प्रमोटर हमारा नहीं माना जाता। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन अलग से हायर करके रखा गया इस सब काम के लिए तो वो प्रमोटर नहीं होगा। प्रमोटर कौन होगा? जो ये सारी चीजें जो सारी हमें पॉइंट्स बताए हैं वो जो फुलफिल कर रहा होगा कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में भी आ रहा है, एनुअल रिटर्न में भी उसका नाम जा रहा है, कंपनी के अफेयर्स को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपने इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है, तो वो प्रमोटर होता है। दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। नाउ व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर? जो प्रमोटर इतना काम कर रहा है उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है?
A promoter can neither be termed as an agent nor as a trustee of a company which he has not brought into existence. तो जो भी कंपनी अभी तक जो एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर क्या काम कर रहा है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का ही काम कर रहा है। तो अगर कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती है तो उसको जब तक कंपनी का एजेंट या कंपनी का ट्रस्टी नहीं बोला जा सकता। Promoters have wide powers relating to the formation of company. तो कंपनी के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो प्रमोटर होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जो हमने ऊपर अभी फंक्शंस भी पढ़े थे कि सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, एवरीथिंग इज मेड बाय द प्रमोटर, सब कुछ यही बना रहा होता है, तो इट हैज वाइड पावर्स। Next is law has put the relationship of promoter with the company as that of fiduciary nature. तो जो लॉ है उसने प्रमोटर और जो कंपनी प्रमोटर का कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप बताया है वो फिड्यूसरी नेचर का बताया है, जिसका क्या मतलब होता है, अटमोस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके चला जाता है कि ही विल बी वर्किंग इन दी वेलफेयर ऑफ द कंपनी, ये मान के चला जाता है, जो कहते हैं अंधविश्वास। तो उसके ऊपर पूरा विश्वास किया जाता है कि ये कंपनी के लिए पॉजिटिव वे में काम करता है। तो ये लॉ एक रिलेशनशिप उसके ऊपर पुट कर देता है प्रमोटर के ऊपर। The fiduciary relationship imposes the following obligation on the promoter. तो क्योंकि वहां पर लॉ ने एक उसके ऊपर रिलेशनशिप हो जाती हैं जो उसको फॉलो करनी होती हैं, not to make any secret profit at the cost of the company without its knowledge and consent. कंपनी में बिना किसकी कोई जानकारी दिए, बिना कंपनी की मर्जी के वो कोई भी प्रॉफिट चुपचाप से नहीं कमा सकता। He cannot make any secret profit कि कंपनी के नाम से उसने अपने कुछ पर्सनल फायदा किया या अपने आप कुछ पर्सनल गेन किया, तो दैट विल बी रॉन्ग ऑन इट्स पार्ट, उसको ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो वो ऐसा प्रॉफिट उसको नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ वो कर रहा है देन ही शुड इन्फॉर्म इन द कंपनी, उसको कंपनी में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सेकेंडली, disclose fully all material facts relating to the formation of the company to an independent and competent board of directors. मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, मटेरियल फैक्ट्स मतलब जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ही कैन नॉट हाइड एनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनसे कोई भी इम्पोर्टेंट या जरूरी जानकारी प्रमोटर नहीं छुपा सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको सब बताना होगा। Now next is the liability of promoter arises in the following cases. किस केस में प्रमोटर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है? फर्स्ट इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। जो हमने ऊपर बोला इसकी ड्यूटी है कि इसको सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है, बट अगर इसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाया है बिना कंपनी की जानकारी के तो उस केस में प्रमोटर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। सेकंड, नॉन अडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो आपको बताया था, कंपनी की फॉर्मेशन से पहले, कंपनी की एग्जिस्टेंस से आने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर एंटर होता है तो वो हमारे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं करती है, वो मना कर देती है कि मेरे इन कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है। थर्ड इज फ्रॉड इन दी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को फॉर्म करते करते वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, देन ही विल बी हेल्ड लायबल। ओमिशन इन दी प्रोस्पेक्टस। ओमिशन मतलब कुछ भूल जाना, कि वो प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो उसको लिखनी चाहिए थी, उसने नहीं लिखी, जिससे लोगों को कुछ नुकसान हुआ या कुछ भी ऐसा होता है, तो उस केस में प्रमोटर की लाइबिलिटी अराइज होती है। या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन इन दी प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत जानकारी अगर दी हुई है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस की जिम्मेदारी प्रमोटर की है।
अगर प्रमोटर प्रोस्पेक्टस को ठीक से देख के अगर इशू नहीं करता है, उसमें ओमिशन या मिस रिप्रेजेंटेशन निकलता है, देन जो भी लायबिलिटी है वो प्रमोटर की है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी प्रोस्पेक्टस की है। तो उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो प्रमोटर की लायबिलिटी वहां पर अराइज होती है। Now the promoter may be remunerated in any of the following ways. तो प्रमोटर को क्या रेमुनरेशन मिलती है? वो इतना काम कर रहा है कि पूरा आइडिया लेके आ रहा है, कंपनी की एग्जिस्टेंस वो कर रहा है, फॉर्मेशन वो कर रहा है, तो उसको क्या सैलरी मिलती है, क्या उसको तनख्वाह मिलती है? Promoter may sell his own asset to the company at a profit for cash or shares in the. तो प्रमोटर जो है अपना कोई भी एसेट का उसका अमाउंट कैश में भी ले सकता है या खरीद सकता है, कि जैसे इन केस प्रमोटर के पास कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग प्रमोटर कंपनी को बेच सकता है प्रॉफिट पे, कि 10 लाख की बिल्डिंग उसने 12 लाख में कंपनी को बेच दी, बट वरना उसका डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट हो जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। तो ये उसको पहले कंपनी को बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 10 लाख है जो वो कंपनी को 12 लाख में बेच रहा है, और वो जो 12 लाख है वो कंपनी से कैश में भी ले सकता है या फिर कंपनी में 12 लाख के शेयर भी खरीद सकता है। दूसरा, he may be given commission on the purchase price of the business taken over by the company. तो अगर कंपनी जो प्रमोटर ने स्टैब्लिश की है, अगर वो कोई भी बिजनेस को टेक ओवर करती है तो उसके परचेज प्राइस का कुछ कमीशन भी प्रमोटर को दिया जा सकता है। कि सपोज उसने कंपनी ने 50 लाख का कोई बिजनेस, 50 लाख उसकी कॉस्ट है, परचेज प्राइस है, तो उसका सपोज 10% वो एज अ कमीशन प्रमोटर को दे सकते हैं एज रेमुनरेशन। या फिर he may be granted a lump sum as remuneration either in cash or in share, और उसके साथ एक lump sum अमाउंट की हम आपको 10 लाख रुपए देंगे या हम आपको इतना अमाउंट देंगे, ऐसे लंप सम अमाउंट की डील की जा सकती है कि वो लेना चाहता है तो उसकी जगह उसको वो भी amount of remuneration payable or paid to promote required to be disclosed in the prospectus by the company. तो जो भी remuneration प्रमोटर को दी गई है या जो भी दी जाएगी वो अमाउंट उसका प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए, वो उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए कि प्रमोटर को एज रेमुनरेशन कितना कैश दिया गया है या उसको कितने शेयर या डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। दिस इज रिगार्डिंग द प्रमोटर। Now next topic is preliminary or pre-incorporation contract। तो जो अभी आपको बताया था preliminary contract कि कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती है उससे पहले अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो उसको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कि प्रिलिमिनरी फॉर एग्जांपल कि लाइक वो प्रोस्पेक्टस है उसको प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट कराने किसी के पास जाएगा तो वो एक सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए कि उसको बोलेगा कि आप मेरा ये प्रिंट करके दो, मैं आपको उसके बदले में इतना पैसा दूंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल रिगार्डिंग इट। तो वो उसका प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो जो है प्रमोटर अपनी जेब से थोड़ी देगा, तो वो कंपनी के ऊपर बेसिकली होता है, तो उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है? These are the contracts entered into by the promoter on behalf of the company before its incorporation with the third party। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंपनी के बिहाफ पे प्रमोटर करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर एंटर होता है ऑन द नेम ऑफ द कंपनी बिफोर इज इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के स्टैब्लिश होने से पहले थर्ड पार्टी के साथ प्रमोटर खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कि कंपनी के नाम से कि ये इस कंपनी के लिए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। Such contracts are legally not binding upon the company even after it comes into existence। पर वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं भले कंपनी के नाम से वो बनाए जा रहे हैं बट क्योंकि कंपनी उस टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होते हैं। मतलब कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो उनको अडॉप्ट करे, कि उनको उसको फुलफिल करना ही है।
तो वो चाहे तो उन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी सकती है, वो मना भी कर सकती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करूंगी। Next is the company can neither ratify those contracts nor sue the vendors on them after its incorporation, because ratification require existence of principle at the time when the contract was entered into. तो जो रेटिफाइड टर्म होती है, रेटिफाइड टर्म का मतलब होता है कि पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था और उसको आज हमने कहा कि ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट हमने मान लिया। तो कंपनी जो है ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकती और ना ही कोई वेंडर उसके लिए कंपनी को स्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। तो अगर वो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनी कैन नीदर रेटिफाई, तो कंपनी उनको रेटिफाई नहीं करती है, कंपनी उनको एडॉप्ट करती है। ठीक है, एडॉप्ट का क्या मतलब होता है? एडॉप्ट और रेटिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? रेटिफाई होता है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो एज इट इज उन्होंने कह दिया कि हाँ ओके, बट एडॉप्शन का मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट बना है तो नया कॉन्ट्रैक्ट विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन बनाया जाता है आज की डेट में। ठीक है, वो जो रेटिफाई होगा वो पुरानी डेट का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, तो कंपनी उसको नहीं रेटिफाई कर सकती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कंपनी थी ही नहीं। तो जिस डेट पे कंपनी थी ही नहीं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं करेगी, बट एडॉप्ट कर लेगी आज की डेट में अगर वो चाहे तो। अ कंपनी कैन नॉट, एडॉप्ट का यहाँ पे जो मतलब दिया हुआ है दिस इज रेटिफाई ओनली। ठीक है, एडॉप्ट लिखा है बट इसका मतलब यहाँ पे रेटिफाई ही है। अ कंपनी कैन नॉट एडॉप्ट या रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट इवन बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन और विद द अनएनिमस कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके भी या अपने मेंबर्स के कंसेंट के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस उस टाइम नहीं थी। तो वो भले ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे या उसके मेंबर कह दे नहीं नहीं हम करेंगे, बट वो पॉसिबल ही नहीं है एज पर द रूल। A promoter can be held personally liable if he has purported to act as an agent and the non-existence of the company was known to both the parties. अगर प्रमोटर ने अपने आप को कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का एजेंट रिप्रेजेंट किया और दोनों ये जानते थे कि कंपनी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कब हो रहा है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर एंटर हुआ है, जब कंपनी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि दोनों पार्टीज को पता है कि यहाँ पर एक्स हमारा प्रमोटर है, वाई हमारी थर्ड पार्टी है। तो एक्स और वाई दोनों को पता है कि इस टाइम कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और जो प्रमोटर है एक्स वो अपने आप को कंपनी का एजेंट वहां पर बता देता है कि मैं एज अ एजेंट काम कर रहा हूँ। तो उस केस में प्रमोटर की जो लाइबिलिटी है वो ही विल बी हेल्ड पर्सनली लाइबल, कि अगर वहां पर उसका कोई भी लाइबिलिटी होगी तो प्रमोटर अपने पास से उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा। अगर दोनों पार्टीज जानती थी कि contracting cannot be held personally liable, but अगर इस वाले पे, बट अगर जो प्रमोटर है वो उसमें ये दिखा देता है कि कंपनी खुद इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, तो उस केस में प्रमोटर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो दो चीज होती है, एक होता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और एक होता है कंपनी इटसेल्फ। तो अगर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी है तब तो प्रमोटर पर्सनली लायबल है, बट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी इटसेल्फ अगर वो कहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है तो उस केस में प्रमोटर की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। In case of personal liability, the promoters will continue to be liable until the company adopts the contract. तो पर्सनल लाइबिलिटी का क्या है कि जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट नहीं करती तब तक प्रमोटर ही उसके लिए लायबल रहेगा। वो प्रमोटर की ही लाइबिलिटी रहेगी, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनेंगे। कब तक नहीं बनेंगे? जब तक कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट नहीं करती। बट अगर कंपनी ने उन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लिया तो वो वहां पर उसकी लाइबिलिटी जो है, प्रमोटर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी।
Now next is in order to avoid their liability, the promoter usually insert a clause in the original contract to the effect that if the contract is not adopted by the company after its incorporation, within a limited time, both the promoter and third party will be exonerated from liability. तो इस पर्सनल लाइबिलिटी से बचने के लिए जो हम कह रहे हैं कि जब तक कंपनी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं करती, जब तक प्रमोटर लाइबल रहता है, तो प्रमोटर क्या करता है, इस लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए वो एक क्लॉज डालता है। जो भी उसका थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें क्लॉज एंटर कर देता है कि अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन में आने के बाद, इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं किया, तो आफ्टर अ लिमिटेड टाइम, विद इन अ लिमिटेड टाइम, उसमें कुछ टाइम स्पेसिफाइड होता है, उस टाइम के बाद जो प्रमोटर और थर्ड पार्टी है उन दोनों की लाइबिलिटी वहां पर खत्म हो जाती है। तो क्योंकि ये अभी उनके लिए अनसर्टेन होता है कि कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो प्रमोटर अपने आप को बचाने के लिए कहीं उसकी लाइबिलिटी चलती रहे, तो इसलिए ये वाला एक क्लॉज जो है ये उस कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं कि अगर इन केस अगर कंपनी वो नहीं अडॉप्ट करेगी तो कम से कम ये लाइबिलिटी प्रमोटर की नहीं आएगी। तो उसमें लिखा होता है कि कुछ टाइम के बाद फिर प्रमोटर और थर्ड पार्टी दोनों उस लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। Next is a company may adopt preliminary contract by either of the two following ways. तो जो हम कह रहे हैं कि existence में आने के बाद कंपनी जो है preliminary contract को adopt कर लेती है, तो उसके दो तरीके होते हैं। The company may adopt these contracts by entering into new contract with the third party on the same terms as were embodied in the original contract. तो पहला तरीका क्या है कि कंपनी जो है उसी थर्ड पार्टी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती है विद द सेम टर्म्स, जो उनके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स कंडीशंस लिखी थी वही सेम टर्म्स कंडीशन वो इस नए कॉन्ट्रैक्ट में बना लेती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेती है। दूसरा तरीका, the company may adopt these contracts under the Special Relief Act 1963 if the following two conditions are specified. तो इस स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंडर भी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर सकती है अगर ये नीचे वाली दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो क्या कंडीशन है वो? द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस लिए बनाया गया था? कंपनी के वर्किंग पर्पस के लिए बनाया गया था, ताकि कंपनी की वर्किंग चालू की जा सके, अगर इस पर्पस के लिए बनाया गया था। दूसरी कंडीशन, the company accepts the contract after its incorporation and communicates such acceptance to other party of the contract. तो इस केस में अगर वो वहां पर कंपनी की वर्किंग कंडीशंस के लिए, वर्किंग पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, तो उस केस में कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, और जो थर्ड पार्टी है उसको कम्युनिकेट कर देती है कि द कंपनी हैज एक्सेप्टेड दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में प्रोमोटर की लायबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, please ask your doubts in the QA tab. I'll definitely answer it. Notes तो बेटा I don't know, but you can refer the books that I have recommended. आप इन बुक्स के थ्रू ये आपको जो भी है सारा आपको कंटेंट इसमें मिलेगा। एडिशन की भी आप, अगर आप लेटेस्ट एडिशन की आप बुक लेते हैं देन इट्स वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं मिल पाती है या आप नहीं ले रहे हैं तो आप 1-2 साल पुरानी बुक भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। सिग्निफिकेंट, डोरमेंट कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि उसमें की एक अमाउंट स्पेसिफिक होता है। एक होता है कि किसी ने 1000-2000 की छोटी मोटी लाइक पेटी कैश ट्रांजैक्शंस कुछ कर दी, बट उससे हम उसको एक्टिव कंपनी नहीं मानेंगे। एक्टिव कंपनी क्या होती है कि वहां पर प्रॉपर कुछ टर्नओवर होती है कि इतने अमाउंट का टर्नओवर हो रहा है। तो अगर उसको उस टाइप की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही हैं, लाइक प्रॉपर सेल परचेज अगर वहां पर नहीं हो रहा है, तो उसको हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग कंपनी।
इलीगल कंपनी को रजिस्टर करने के लिए ये आपका भी आएगा डिटेल में, जो हमारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मेमोरेंडम होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए. तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट चैप्टर्स. ये आपको आएगा डिटेल में कि कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. इलीगल एसोसिएशन मैंने बताया था कि अगर मेंबर्स की लिमिट जो है वो 50 मेंबर्स एक्सीड कर जाए, कोई भी एसोसिएशन अगर उसकी लिमिट 50 मेंबर्स से एक्सीड कर जाती है या वो किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं है, तो उसको हम इलीगल एसोसिएशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक कंपनी है देन इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956. बट अगर वो एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से काम कर रही है और उसकी मेंबर्स लिमिट 50 से एक्सीड कर जाती है. 50 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एसोसिएशन होती है उसमें मेंबर्स की लिमिट 50 है, तो अगर वो 50 एक्सीड कर गई तो वो पार्टनरशिप एसोसिएशन नहीं रही और उसने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कराया हुआ, तो वो एक कंपनी भी हम उसको नहीं बोल सकते. तो दिस विल कम अंडर द इलीगल एसोसिएशन. बुक में दोबारा आपको बता कि अनिल कुमार सर की बुक आती है, वो आप इसमें वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो. दैट इज द गुड बुक एंड इट इज कवरिंग होल सिलेबस. और किसी के कोई डाउट और कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन फ्रीली आस्क. फॉरेन कंपनी जो होती है बेटा, फॉरेन कंपनी होती है कि जिसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो होता तो फॉरेन कंट्री में है, कि लाइक फॉरेन की कोई कंपनी है बट उसका जो भी लाइक यहाँ पे कंपनी है इंडिया में स्टैब्लिश है, बिजनेस इंडिया में कर रही है. तो मैंने एग्जांपल दिया था लाइक अमेजोन है. अमेजोन जो है वो बाहर की कंपनी है, बाहर वो इनकॉर्पोरेट हुई है बट उसका जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो इंडिया में भी हो रही है, तो वो आपकी प्रॉपर बिजनेस भी सेटअप हो सकता है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं, तो वो हमारी फॉरेन कंपनी होती है. Corporate wheel is the next topic. In the next class, I will discuss the topic lifting of corporate wheel. ये अभी आज की क्लास में टॉपिक नहीं हो पाया. नेक्स्ट क्लास में I will definitely cover lifting of corporate wheel. This is the very important topic and I will definitely cover in the next class that we are having day after tomorrow. On 12th, I think we have class. So on that day, I will definitely discuss it. Any other doubt if anyone is having? प्रोड्यूसर कंपनी वो होती है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर खुद किसी चीज में लाइक उनकी वो खुद की कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी में क्या है कि लाइक शेयर होल्डर्स आर दी मेंबर्स, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उनको प्रॉफिट दिया जाता है या उनको जो भी लाइक डिविडेंड वगैरह होता है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बट प्रोड्यूसर कंपनी में जो भी मेंबर्स होते हैं दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज की, जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी कि लाइक हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर, तो उसमें वो जो मेंबर्स होते हैं वो खुद उस काम में इन्वॉल्व होते हैं, खुद लगे हुए होते हैं और उनका पर्पस जो होता है लिमिटेड रिटर्न होता है, वो एक म्यूचुअल असिस्टेंस पे काम कर रहे होते हैं. तो वो हमारी प्रोड्यूसर कंपनी होती है जहां पर मेंबर खुद किसी प्रोड्यूस करने में किसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कि लाइक ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं तो वो मेंबर खुद वहां पे पढ़ा रहे हैं, एक एसोसिएशन बनाई है और वो एसोसिएशन के लोग खुद वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारी प्रोड्यूसर कंपनी होती है. I think I have taken the most of the doubts that you was asking. प्रमोटर का जो रोल है वो बेसिक रोल प्रमोटर का ही है, क्योंकि जो कंपनी जन्म लेती है वो प्रमोटर के दिमाग में जन्म लेती है सबसे पहले, क्योंकि प्रमोटर वही पर्सन है जो सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आता है कि हमें किस चीज के ऊपर एक कंपनी बनानी है, मतलब वो कंपनी क्या काम करेगी. कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस का, कि सबसे पहले जो मोबाइल नेटवर्क है वो थे जो हमारे नोन है वो हमारा रिलायंस का ही है, कि सबसे सस्ते फोन जो निकाले थे या जो भी था वो उन्होंने वहां से शुरुआत की थी. तो ही इज द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी.
वहां से वो आइडिया का जन्म हुआ, फिर उन्होंने उसकी कंपनी स्टैब्लिश की, फिर वो आज वो इतना ग्रो कर रही है। टेन ईयर्स भी आप ले सकते हो, इसमें 10 ईयर्स इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और सिलेबस इसका बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। फाइन। So I think this is all for the day. I have taken up your doubts. I'm not finding any more doubts.